अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी राशिद अली मलिक एंड टुडे माय टॉपिक इज़ अलजबरा। सो आज हम जो है अलजबरा की बेसिक टर्मिनोलॉजी और उसके अलावा अलजबरा के बारे में जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अलजबरा क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द सिंबल्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस अक्रॉस द सिंबल्स। तो भाई अलजबरा एक मैथमेटिक की ब्रांच है जिसके अंदर जो है हम नंबर्स की जगह पे कोई अल्फ़ाबेट या लेटर्स वगैरह इंग्लिश जो है हम यूज़ करते हैं, लेकिन स्मॉल अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक जो है हम यूज़ करते हैं। लेट सपोज हमारे पास कुछ इस तरह के जो है आ जाते हैं लिखे हुए ए एक्स प्लस सी या उसके अलावा 2x+3 इस टाइप के, तो इनको हम कहते हैं अलजबरा। यानी यहाँ पे हमारे नंबर्स के साथ साथ एक जो है ये एक्स और उसके अलावा 2y+3 इस टाइप के जो आ जाते हैं जिसके अंदर हमारे लेटर सिंबल्स वगैरह यूज़ होते हैं और साथ ही साथ हमारे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं प्लस माइनस। यहाँ पे मैंने तीनों में सिंबल्स प्लस लिए हैं। लेट सपोज यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 3a-2b या उसके अलावा 9x² +1/2 इस टाइप के जितने भी होते हैं ये हमारे अलजबरा के ज़मरे में आते हैं, इसको हम अलजबरा कहते हैं। अब आते हैं हम इसके अंदर जो है कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, मतलब कुछ बेसिक टर्म्स हमारे यूज़ होते हैं, उनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे हमारा पहला जो है वो ये है आज की जो है टर्मिनोलॉजी, पहला वेरिएबल। कि वेरिएबल किसे कहते हैं। वेरिएबल्स के लिए मैंने यहाँ पे दो लफ्ज़ लिखे हैं, सिंबल्स या लेटर्स। यानी अलजबरा में जो भी हमारे जो है लेटर्स यूज़ होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल अल्फ़ाबेट में, वो सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे इसके में हम ले लेते हैं लेट सपोज 2x+3। लेट सपोज दूसरा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 9z-3। उसके अलावा यहाँ पर हम ले लेते हैं 1/m-1/n। सो हमने ये तीन किस्म के एक्सप्रेशन लिए हैं, नंबर 1 है, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि वेरिएबल उसे कहते हैं जो हमारे एक्सप्रेशन में जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं। यहाँ पे जैसे x जो है ये वेरिएबल है, इसी तरह यहाँ पे z जो है ये हमारा वेरिएबल है। और यहाँ पर हमारे जो दो है वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पर n और m, तो देखें हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और 2 कौन से हैं, m और n वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे ओनली जो है एक ही था हमारा, दैट्स वाई हमने लिख लिया। तो आपसे दो किस्म के क्वेश्चंस इस तरह जो है पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, सो आप यूं बता सकते हैं कि इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से हैं, सो m एंड n। सो इसी तरह का एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर हम लिखते हैं x+y+z। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए यहाँ पर वेरिएबल्स कौन से हैं, सो वेरिएबल्स यहाँ पर तीन वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो तीन वेरिएबल्स हैं एक्स कामा वाई कामा जेड। तो वेरिएबल जो है उसे कहते हैं हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो हमारी यूज़ हो रही होती है स्मॉल, सो वो जो है हमारे वेरिएबल्स होते हैं। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है कोएफिशिएंट। सो कोएफिशिएंट को डिस्कस करते हैं कि कोएफिशिएंट क्या है। कोएफिशिएंट भाई है कि नंबर मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल्स। यानी हमारे पास एक 7x+3 लिखा हुआ है, उसके अलावा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अकेला x, उसके अलावा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3y-2, और एक फोर्थ भी हम ले लेते हैं √2x+1। सो हमने यहाँ पर चार किस्म के जो है एक्सप्रेशंस लिए हैं। नंबर 1 में लिखा हुआ है 7x+3, नंबर 2 में x है, नंबर 3 में जो है 3y-2 है, एंड फोर्थ नंबर पे √2x+1 है। सो हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट देखना है, और कोएफिशिएंट उसे कहते हैं जो कि वेरिएबल के लेफ्ट साइड पर एक नंबर होता है मल्टीप्लाई हुआ होता है वेरिएबल के साथ, उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। सो यहाँ पर देखें ये वेरिएबल है और वेरिएबल के लेफ्ट साइड पे एक नंबर है, सो यहाँ पर कोएफिशिएंट जो है वो 7 कहलाएगा। सो बिल्कुल इसी तरह ये एक वेरिएबल है x, यानी इसके इस साइड पे कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, इट मीन्स के अंडरस्टूड है इसके यहाँ पे 1 है। सो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट इसका 1 है। किसी भी वेरिएबल पे, लेट सपोज मैं यहाँ पे z लेता हूँ, पूछा जाए कि z का कोएफिशिएंट क्या है, तो इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, हम कहेंगे कि कोएफिशिएंट इसका 1 है। ठीक है, इसी तरह एक थर्ड हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसके अंदर लिखा हुआ है 3y-2। तो आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो है
कोएफिशिएंट कौन सा है? सो कोएफिशिएंट हमारे पास है 3। सो हम कहेंगे कि कोएफिशिएंट हमारे पास 3 है। अगर आपसे यही पूछा जाए कि वेरिएबल कौन सा है, सो हम वेरिएबल कहेंगे कि हमारे पास वेरिएबल y है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया कि इसमें कोएफिशिएंट बताएं, तो कोएफिशिएंट हम बता रहे हैं। सो इसी तरह हमारे पास फोर्थ एक एग्जांपल है, यहाँ पर लिखा हुआ है √2x। सो ये x हमारा जो है वेरिएबल है और इसके लेफ्ट साइड पर जो नंबर लिखा गया है ये हमारा कोएफिशिएंट है। सो ये √2 जो है यहाँ पर कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो ये हो गया भाई हमारे पास कोएफिशिएंट। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टर्म आता है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट। सो अलजेब्रा में ये बेसिक टर्मिनोलॉजी जानना लाजमी है। इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। सो भाई कोएफिशिएंट हो गया। अब हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट से पहले हम यहाँ पे 4 एग्जांपल्स लिख लेते हैं। नंबर 1 हमारी एग्जांपल है 2x + 3। नंबर 2 है हमारे पास 6a - 1/2। इसके अलावा हमारे पास थर्ड नंबर पर है 1/3 + 2z। एंड इसके अलावा फोर्थ नंबर पर है हमारे पास ओनली 8। सो अब आप लोगों से ये पूछा जाए कि बताइए इसमें कांस्टेंट कौन से हैं। कांस्टेंट की डेफिनेशन ये है कि एक्सप्रेशन के अंदर अलजेब्रिक हमारे पास जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यानी वो वाली वैल्यू जो अकेली वैल्यू, उसके साथ कोई और जो है वेरिएबल्स वगैरह ना हो, तो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। लेट सपोज आपसे पूछा जाए यहाँ पे ये x क्या है, सो x जो है हमारा वेरिएबल है। अगर आपसे पूछा जाए ये 2 क्या है, ये कोएफिशिएंट है, क्योंकि ये वेरिएबल के लेफ्ट साइड पर है। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है ना वो हमारा ओनली 3 कहलाएगा कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट कहलाएगा? क्योंकि ये अकेली हमारी वैल्यू है। सो इसको मुस्तकिल मिकदार भी कहते हैं उर्दू में। तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है 3। इसी तरह हमारे पास एक सेकंड हमने लिखा है 6a - 1/2। तो यहाँ पर 1/2 जो है वो कांस्टेंट कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ये a जो है वो वेरिएबल कहलाएगा और उसके अलावा 6 जो है वो कोएफिशिएंट कहलाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा है 1/3 + 2z। तो यहाँ पर 1/3 जो है वो कांस्टेंट कहलाएगा और ये जो z है ये वेरिएबल होगा और उसके अलावा ये 2 जो है हमारा कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो इसी तरह हमारे पास एक फोर्थ नंबर पे ओनली 8 लिखा हुआ है और पूछा गया है कि ये 8 क्या है। सो ये 8 जो है ओनली नंबर है, सो इसको हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट है। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, उसके अलावा कोई कोएफिशिएंट नहीं है। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है 8 और 8 को हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट है। सो इसके बाद हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी आती है लिटरल। आज का सबसे ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट और उसके अलावा कंफ्यूजिंग जो है हमारे पास है लिटरल। सो लिटरल को हम कवर करेंगे। लिटरल की डेफिनेशन देखते हैं। उससे पहले लिटरल की डेफिनेशन है कि अ लेटर यूज टू रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट आर अ वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन इज नोन एज लिटरल। भाई यहाँ पर जो है इसको समझने से पहले मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसके बाद जो है इसको हम समझते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2x + 3। सो इसी तरह का हम एक दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं ax एंड +by + c। और इसी तरह का एक थर्ड एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं 2m - 3n + 1। सो इसी तरह मैं एक चौथा एग्जाम्पल भी लिख लेता हूँ pq एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ r। सो भाई यहाँ पर देखें हमारे पास जो है 4 हमने एक एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर जो है ना मैंने लिटरल्स बताना है, लेकिन लिटरल से पहले हम कुछ जो है एग्जाम्पल्स हैं उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लिटरल पे आते हैं। तो देखिए भाई हम पढ़ के आ चुके हैं कि अगर हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन के अंदर जो है ABC आ जाती है, छोटी ABC, तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल। और उसके अलावा जो वेरिएबल के लेफ्ट साइड पे एक कांस्टेंट नंबर होता है, इस कांस्टेंट नंबर को हम कहते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट वो वाला कांस्टेंट नंबर होता है जो वेरिएबल के लेफ्ट साइड पर आता है, तो उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। और अगर हमारे पास अकेला एक नंबर आता है, यानी इसके अंदर वेरिएबल वगैरह साथ में नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं कि ये प्योरली कांस्टेंट नंबर है ये भी कांस्टेंट नंबर, लेकिन ये वेरिएबल के साथ है, दैट्स वाई इसको हम कोएफिशिएंट कहेंगे।
ये अकेला है तो इसको हम कांस्टेंट कहेंगे। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो है ये भी कोएफिशिएंट है और ये भी जो है 3 भी कोएफिशिएंट है, और हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो mn है, और ये 1 जो है वो कांस्टेंट नंबर है। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है साथ में ax प्लस बी वाई प्लस सी, सो यहाँ पर x के लेफ्ट साइड पे जो है नंबर, वो नंबर नहीं है, वो ABC है। जो है वो भी ABC टाइप ही है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटल लेटर्स है। सो इस A को क्या कहेंगे? इसी तरह y के लेफ्ट साइड पर कोई नंबर नहीं है, नंबर की जगह पे B आ गया। जैसे यहाँ पे n की लेफ्ट साइड पे 3 है, यहाँ पे B आ गया। सो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट की जगह पे C आ गया। सो अब ये जो हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं, मतलब नंबर्स की जगह पे जो ABC आई है, इनको हम कहेंगे कि ये लिटरल्स हैं। यानी इसको हम कहेंगे कि ये जो हमारे कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं, उनकी जगह पे हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं उसको हम कहते हैं लिटरल्स। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उसको भी हम लिटरल्स कहते हैं। यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे नंबर ऑफ लिटरल्स कितने हैं, सो यहाँ पे 2 ये है, 2 ये, 4 और 1 ये, 5 लिटरल्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्पेसिफिकली कि इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, सो वेरिएबल ओनली 2 हैं, और वो कौन से हैं? x, y। सो इसको मैं, इस पॉइंट को मैं जो है मजीद जो है इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूँ एक और एग्जांपल के साथ। सो यहाँ पे देखें, मैंने एक एग्जांपल लिखा है p(x)(q)(y) + r। सो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि ये x और ये y जो हैं ये हैं वेरिएबल्स। सो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें अंदर वेरिएबल्स कौन से हैं, x, y जो है इसके अंदर वेरिएबल्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर लेटरल कौन से हैं, भाई ये देखें, कोएफिशिएंट की जगह पे p यूज हुआ है, कोएफिशिएंट की जगह पे q यूज हुआ है, और कांस्टेंट की जगह पे r यूज हुआ है। सो यहाँ पर लिटरल्स जो हैं वो हमारे पास हैं p, q एंड r। लेकिन साथ ही साथ जो वेरिएबल हैं वो भी लिटरल ही कहलाएंगे। यानी अगर स्पेसिफिक बात की जाए वेरिएबल्स की, तो आपने कहना है कि x और y इसके अंदर वेरिएबल्स हैं। अगर बात की जाए कि लिटरल कौन से हैं, भाई हमारे एक्सप्रेशन में जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं वो सारे लिटरल्स ही कहलाते हैं। अब लिटरल की डेफिनेशन ये है कि हमारे जो अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश, जो हमारे एक्सप्रेशन में यूज़ हुए हैं, वो सारे लिटरल्स हैं। यहाँ पर ये वाले नंबर्स जो हैं, मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए है, लेट सपोज एक और एग्जांपल में लिखता हूँ 2x + 3y + 1। सो आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर जो है ये 2 क्या है, ये कोएफिशिएंट है, ये 3 क्या है, ये कोएफिशिएंट है, ये x और y क्या है, ये वेरिएबल्स हैं, और उसके अलावा ये 1 क्या है, ये कांस्टेंट है। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे लिटरल कौन से हैं, सो लिटरल्स इसमें भी मौजूद हैं, कौन से हैं, x, y। यानी यहाँ पे वेरिएबल भी x, y हैं, और उसके अलावा लिटरल्स भी x, y हैं। लेकिन अगर बिल फर्ज यहाँ पे 2 और 3 और 1 की जगह पे, यानी ये 2, 3 और 1 की जगह पे मैं ABC दे देता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं A देता हूँ, यहाँ पे मैं B देता हूँ, और यहाँ पे मैं C देता हूँ, सो लिटरल यहाँ पे फिर हो जाएंगे x, y और साथ में ABC। तो देखें वेरिएबल फिर भी 2 ही रहेंगे, x, y, लेकिन जो कोएफिशिएंट और कांस्टेंट की जगह पे हमारी इंग्लिश ABC साथ में आई, वो मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो हमारे साथ में आई, वो भी लिटरल वाली जो है कॉलम में आ जाएगा, कि हम कहेंगे कि ये भी लिटरल्स ही कहलाता है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये टर्म अच्छे से आपको समझ में आया होगा, लिटरल। सो आगे चलते हैं, हमारे पास इसके बाद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट connected by the science of fundamental operation plus minus divided into it consist of terms। सो भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे कहते हैं, ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट के साथ मिलके बनता है। जैसे कि मैं लिखूं 7x + 10, ये देखें, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, इसको मिलके एक बनाया, ये हमारे पास हो गया एक्सप्रेशन। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, ये a² + b²। उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, ये a² + 2ab + b², a² - b²। सो इस तरह बहुत सारे ये जो इस तरह मिला के हम जो बनाते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट, सो इसको हम कहते हैं
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी ये सारे हमारे एक्सप्रेशन कहलाएंगे। इवन हमारे पास खाली एक नंबर आ जाए 10, सो ये भी हमारा एक्सप्रेशन कहलाएगा। हमारे पास खाली 0 आ जाए, ये भी एक्सप्रेशन कहलाएगा। अगर खाली हमारे पास x आ जाए, सो ये भी एक्सप्रेशन के ही ज़मरे में आता है। ये सब हमारे एक्सप्रेशन ही हैं। सो आगे चलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये नंबर ऑफ टर्म से मिलके बनता है। सो आगे चलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं कि टर्म क्या है। सो नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, इसके अंदर हम देख लेते हैं, बल्कि हमारा एक जो है टर्म रहता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। टर्म, सो टर्म कहते हैं अ नंबर वेरिएबल आर अ प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ नंबर एंड वेरिएबल्स। ईच टर्म इज इन एन एक्सप्रेशन इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। सो भाई हम यहाँ पर मिसाल लेते हैं 7x+1, उसके अलावा 2x डिवाइड बाय 3, एंड उसके बाद यहाँ पर मैं एक और मिसाल ले लेता हूँ 2x+3 एंड a+b+c-10। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स जो हैं वो लिए हैं, और इसके अंदर हमने नंबर ऑफ टर्म्स का बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। ये सारे एक्सप्रेशन है, देखें ये चारों के चारों हमारे एक्सप्रेशन है। इसके अंदर हमारे पास 2 टर्म्स हैं। टर्म्स जो है हमें कैसे पता चलता है, एक्सप्रेशन के अंदर प्लस और माइनस से ये हमें पता चलता है कि ये कितने टर्म्स हैं। इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, क्योंकि ये 7x है और ये +1 है, यानी ये प्लस के साथ जो है 2 टर्म को जोड़ा हुआ है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है 2 टर्म है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 2x डिवाइड बाय 3। सो ये आपको दिखने में 2 नजर आ रहे होंगे टर्म, लेकिन ये एक ही टर्म है। इसको मैथमेटिकली वैसे भी मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ कैसे। देखें सबसे पहले तो आप इसको भूल जाएं, एक बात याद रखें कि मैं लिखूं 1 डिवाइड बाय 2, तो इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में 1/2 लिख सकता हूं। मैं लिखता हूं 5 डिवाइड बाय 2, इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में 5 डिवाइड बाय 2 इस तरह लिख सकता हूं। सो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 2x डिवाइड बाय 3, सो इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में यूं लिख सकता हूँ 2/3 साथ में x। सो ये जो 3 था ये डिवाइड खत्म करके मैंने यूं लिखा, तो ये देखें ये एक टर्म में चेंज हो गया। ये आपको दिखने में 2 टर्म नजर आ रहे थे, लेकिन मैंने इसको जब चेंज किया तो ये एक टर्म हो गया। सो यहाँ पर हमें ये बात पता चली कि नंबर ऑफ टर्म जो है किसी भी एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस से पता चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x मल्टीप्लाई बाय 3, अभी भी ये आपको 2 दिखने में आ रहे होंगे, लेकिन ये एक ही टर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 2 3 हो जाएगा 6, सो ये हो जाएगा 6x। तो देखें ये एक टर्म में चेंज हो गया। सो टर्म्स जो है हमें पता चलते हैं जब बीच के अंदर हमारे पास प्लस की निशानी हो या माइनस की निशानी हो, तभी हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं। अच्छा, अभी इस तरह का हमारे पास एक थर्ड एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x+3। तो देखें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, बीच में प्लस है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये 2 टर्म ही हैं यहाँ पे। सो इसी तरह हमारे पास एक फोर्थ एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिखा हुआ है a+b+c-10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्लस के साथ है ना जुड़े हुए, ये 2 3 और ये 4। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 4 टर्म्स हैं। सो टर्म के बाद हमारा नेक्स्ट है पॉलिनोमियल। सो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है। सो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर। भाई पॉलिनोमियल उसे कहते हैं, उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसका पावर जो है या एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर हो। सबसे पहले तो पावर या एक्सपोनेंट किसे कहते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। भाई ये देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ x², साथ में ये 7 + 10। अब ये अकेला नंबर है, इसको तो हम कहेंगे कांस्टेंट, और उसके अलावा ये जो 7 है ये हमारा कहलाएगा कोएफिशिएंट, ये जो x है ये हमारा कहलाएगा वेरिएबल। अब ये जो छोटा नंबर ऊपर है इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट या पावर, इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है कि होल नंबर्स किसे कहते हैं। होल नंबर्स का सेट होता है 0 1 2 3 4 और डैश डैश डैश, यानी 0 जिसके अंदर काउंट हो ना उसको हम कहते हैं होल नंबर्स। और होल नंबर्स कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4। सो पॉलिनोमियल कह रहा है कि हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन होते हैं और उस एक्सप्रेशन के अंदर पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसका पावर जो है वो होल नंबर होता है। मैं मिसाल लेता हूं, यहाँ पर 4 एक एग्जाम्पल से लिखता हूं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूं 1/x +
1/y। दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने, लेट सपोज x पावर -2 प्लस y। एंड थर्ड एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, √x प्लस √y। एक फोर्थ भी एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, x² प्लस y²। सो भाई अब ये चार किस्म के एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। इन सारों में से सिर्फ एक पॉलिनोमियल है, बाकी पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखें भाई, पॉलिनोमियल की ये डेफिनेशन थी कि ये एक्सप्रेशन है और इसका पावर देखें 2 है और इसका भी पावर 2 है, और देखें होल नंबर में 2 आता है, इट मीन्स हम इसको कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर लिखा हुआ है x पावर -2 एंड y। तो देखें जो वेरिएबल है उसका पावर है -2, 2 नहीं है, सिर्फ -2 है, और होल नंबर्स जो है वो हमारे होते हैं 0 1 2 3 4, यानी होल नंबर्स के अंदर माइनस नहीं आते। सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, अलबत्ता अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बल्कि ये चारों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इनमें से पॉलिनोमियल सिर्फ फोर्थ नंबर वाला ही है। अच्छा, बाकी बचे 1 पे जो हमारा 1/x लिखा हुआ है प्लस 1/y, इसको भी हम देख लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो थर्ड पे मौजूद है पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। लिखा हुआ है √x प्लस √y। हमने जब अंडर पढ़ा था तो हमने पता था कि अंडर के अंदर मैं पढ़ा के आ चुका हूँ कि अंडर का मकसद होता है कि किसी भी के ऊपर पावर 1/2। अब जब हम पे देखें होल नंबर्स के अंदर कहीं पे भी 1/2 नहीं है, होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं और 1 2 3 4 5 6 इस तरह चलते चले जाते हैं। सो दैट्स वाई ये जो x है मैं इसको समझ सकता हूँ कि ये x पावर 1/2 है प्लस y पावर 1/2 है। तो अब देखें इनके पावर होल नंबर नहीं है, सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। यानी एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल होता है उसका पावर चेक करना होता है कि आया वो पावर कौन सा है। सो यहाँ पर देखें 1/x को अगर मैं चेंज करूं, ये x को ऊपर लेके जाना होगा तो पावर हमारा माइनस में हो जाएगा। ये हमारे जब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर मैंने ये डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि जब हमारे पास इस तरह लिखा होता है तो उसको हम वेरिएबल को ऊपर लेके जाते हैं तो उसका एक्सपोनेंट या पावर जो है वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है। इसी तरह y को जब हम चेंज करेंगे सो y का भी नेगेटिव हो जाएगा चेंज। अब x के ऊपर पावर -1 है और y के ऊपर भी पावर -1 है, और ये जो पावर है इनके वो होल नंबर्स में नहीं आते। सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। सो यहाँ पे जो चार एग्जाम्पल्स थे उनमें से पॉलिनोमियल ओनली जो फोर्थ नंबर पर था वो ही हुआ है, बाकी कोई भी इसमें से नहीं है। मैं मिसाल एक और भी ले लेता हूँ एग्जाम्पल, यहाँ पर हम लेते हैं p² q² प्लस p³ q³, इसी तरह m और साथ में n भी लिख लेते हैं। सो यहाँ पर देखें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके पावर जो है ना वो होल नंबर्स वाले हैं। सो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। सो आगे चलते हैं भाई, अब हमारे पास पॉलिनोमियल की कुछ किस्में हैं। सो पॉलिनोमियल की 3 किस्में हैं, टाइप्स हैं। नंबर 1 है मोनोमियल। मोनोमियल उसे कहते हैं जिसके अंदर एक टर्म हो, लाइक दिस हमारे पास हो x साथ में, और उसके अलावा यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x, एंड उसके अलावा यहाँ पे मैं अकेला एक नंबर लिख लेता हूँ 7। सो यहाँ पर एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। सो इस तरह के जितने भी पॉलिनोमियल होंगे उसको हम कहेंगे कि ये मोनोमियल हैं। सो उसके बाद हम आते हैं बायनोमियल। बायनोमियल उसे कहते हैं जिसके अंदर दो टर्म हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3 साथ में, उसके अलावा a प्लस b, उसके अलावा मैं लिखता हूँ 9 प्लस उसके अलावा 9 प्लस b लिख लेता हूँ। चले, तो यहाँ पे ये जो है वो दो टर्म वाले हैं, इस वजह से मैं कहूँगा कि ये बायनोमियल है। अच्छा, एक बात याद रहे, कोई शख्स ये ना समझे कि ये बायनोमियल है। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 + 10 तो ये बायनोमियल नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20। इसी तरह यहाँ पे अगर कोई शख्स कहे कि a + a, क्या ये बायनोमियल है? नहीं, ये बायनोमियल नहीं है। ये मैं आगे चल के अलजेब्रा की एडिशन बताऊंगा कि जब एडिशन सेम की जाती है, मतलब ये सेम वेरिएबल है तो इनकी एडिशन हो जाएगी 2a और ये कन्वर्ट हो जाएंगे एक वेरिएबल के अंदर। तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये बायनोमियल नहीं है, ये मोनोमियल ही है। सही है। तो उसके बाद हम आते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल उसे कहते हैं जिसके अंदर 3 टर्म्स हों। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं यहाँ पे x + y + z,
उसके अलावा a+b-10। सो इस किस्म के जो हमारे पास होते हैं जिसके अंदर 3 टर्म्स होते हैं उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। अब मिसाल एक और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ a/b+3। सो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये ट्राइनोमियल है लेकिन ये बाइनोमियल है। कैसे देखें, इनके दोनों के दरम्यान डिवाइड है, सो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ a/b+3। सो अब देखें ये एक टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म ये हुआ, तो ये दो टर्म है। सो दो टर्म वाले को हम मोनोमियल कहते हैं, ट्राइनोमियल नहीं कहते। सो आपके पास एमसीक्यूज कुछ इस तरह के आ सकते हैं कंफ्यूज करने वाले कि दो टर्म के दरमियान डिवाइड की निशानी आ जाएगी और आप समझेंगे कि ये बाइनोमियल है, लेकिन वो हकीकत में मोनोमियल ही होगा। सो अब हम आते हैं, जो भी कुछ हमने अभी तक पढ़ा है इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि राइट द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे दिए गए एक्सप्रेशन के नंबर ऑफ टर्म्स बताएं। तो पहले के अंदर ही लिखा हुआ है 3 × m×n। सो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ टर्म हमें तब पता चलता है जब उनके दरमियान प्लस और माइनस हो, तब हम काउंट करते हैं और पता चलता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। सो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई की निशानी है, सो ये हो जाएगा 3mn। सो ये आपका एक टर्म ही है। सो इसी तरह ये p है, सो ये एक टर्म ही है, इसको भी हम कहेंगे एक टर्म। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 2x+3। देखिए प्लस की निशानी है, सो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये कितने टर्म है, दो टर्म है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 5/3yz। सो अब ये टर्म एक ही है क्योंकि ये डिवाइड की निशानी है, सो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ 5/3 और ये yz यहाँ पर। सो देखें आप, ये एक टर्म में ही चेंज हो गया। दिखने में ये आपको दो नजर आ रहे थे लेकिन ये हकीकत में एक ही टर्म था। सो चलते हैं, इसके बाद हमारे पास है 2x/y। सो ये भी हमारा एक टर्म ही कहलाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस की सिंबल है, सो ये दो टर्म कहलाएंगे 4y और 7। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये दो टर्म है। सो इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की जानिब। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि राइट द वेरिएबल्स ऑफ द फॉलोइंग। बताइए कि इसके अंदर वेरिएबल्स कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 8x+3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये x जो है वो वेरिएबल है। इसी तरह यहाँ पे लिखा है -7x+1। तो यहाँ पर जो है x जो है हमारी वेरिएबल है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 6x+y। तो यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल हैं वो दो हैं। सो वो कौन से हैं, x, y। इसी तरह हमारे पास ये एक सवाल है, इसके अंदर x, y, z। तो हमें दिखने में तीन नजर आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वेरिएबल्स जो यहाँ पे हैं इस एग्जाम्पल में वो हमारे पास तीन हैं, x, y, z। सो इसी तरह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर लिखा हुआ है 2x+2y+10। सो बताइए कि इसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं। दो वेरिएबल्स हैं और हैं कौन से वेरिएबल्स। सो यहाँ पे हेडिंग लगा के आप लिख लें x, y। सो इसी तरह का हमारा एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट द कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग। बताइए नीचे वालों में से कांस्टेंट कौन से हैं, राइट करें बल्कि। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अकेला नंबर ये लिखा हुआ है। सो यहाँ पर पहले नंबर में कांस्टेंट है 2। सो इसके अंदर हमने कांस्टेंट ढूंढना है। सो दूसरे के अंदर कांस्टेंट हमारा है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 2x/3। तो इसको जब मैं चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 2/3 और x। सो ये जो आपको नंबर कांस्टेंट नजर आ रहा था ये कांस्टेंट बिल था नहीं। जब इसको हमने चेंज किया तो ये आ गया नीचे। सो अब ये 2/3 जो है इसका कोएफिशिएंट बन गया, यानी जो कांस्टेंट नजर आ रहा था वो दरअसल कोएफिशिएंट था। सो आगे चलते हैं, यानी इस क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट है ही नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा हुआ है 2x+2y+z। सो यहाँ पर भी हमने जो है कांस्टेंट फाइंड करना है। तो कांस्टेंट जो है अकेला नंबर जो होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो यहाँ पर है 10। सो हम यहाँ पे कहेंगे कि वेरिएबल जो है वो 10 के बराबर है। तो इसके बाद हम आते हैं, हमारा आज का आखिरी सवाल है, इसके अंदर लिखा हुआ है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए कोएफिशिएंट जो है वो लिखे। सो सवाल नंबर पहले में लिखा हुआ है -7x। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि कोएफिशिएंट जो है यहाँ पे -7 है। सो
सो इसी तरह एग्जाम्पल नंबर सेकंड में लिखा हुआ है 5y, तो यहाँ पर जो है कोएफिशिएंट वो 5 के बराबर है। इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है 2x डिवाइड बाई जेड, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 2/3 और x। सो यहाँ पर जो है वो कोएफिशिएंट बन गया 2/3। लेकिन अगर आपको ये नहीं मालूम तो कोई शख्स ये समझेगा कि ओनली जो है वो कोएफिशिएंट 2 है, लेकिन इसको जो है हमने डिवाइड वाले फॉर्मेट में यानी फ्रैक्शन वाले फॉर्मेट में लेकर आना है। सो यहाँ पर 2/3 जो है वो कोएफिशिएंट को शो कर रहा है। सो इसी तरह के 2 एग्जाम्पल्स और भी हैं। सो इसमें भी हमने कोएफिशिएंट जाहिर करना है, बताना है। सो एक्स की जगह पे लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है, सो यहाँ पर कोएफिशिएंट एक्स का होगा 1। इसी तरह वाई के लेफ्ट साइड पे 1/2 है, सो हम यहाँ पे कहेंगे कि 1/2 भी कोएफिशिएंट है। सो इसी तरह जेड के लेफ्ट साइड पर 1/4 है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास 3 कोएफिशिएंट्स हैं, 1, 1/2, 1/4। इसी तरह हमारे पास एक और आखिरी एग्जाम्पल है, और इस आखिरी एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 1/4x + 6y + 1। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोएफिशिएंट हम कहते हैं कि वेरिएबल की लेफ्ट साइड पर, और वेरिएबल की लेफ्ट साइड पर यहाँ पर है 1/4, और इस तरह इसके बाद है 6 कामा, और ये अकेला नंबर है, सो ये कांस्टेंट है। हमसे ये पूछा गया कि कोएफिशिएंट कौन से हैं, तो इसके अंदर कोएफिशिएंट है 1/4, 6। तो ये था भाई मेरा अलजबरा का इंट्रोडक्टरी क्लास, जिसके अंदर हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया। जितने भी बेसिक टर्म्स थे अलजबरा के, उन सब को हमने तफसील से जो है डिस्कस किया है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।